नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है भाई बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज जो हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के वैसे प्रश्न जो हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। और साथ ही हम आपको बता दें, अगर आप इस वीडियो को संपूर्ण देखते हो तो भाई 5 मार्क्स आपका पक्का हो जाएगा। आप 5 नंबर लिख के ले लो, 100% आपको आएगा। क्योंकि आज जो हम आपको बता रहे हैं, एक नहीं दो नहीं 5 प्रश्न बता रहे हैं, वो भी 5 नंबर का, जो हर बार लगभग बोर्ड परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। 5 प्रश्न हम आपको बताएंगे। 5 प्रश्न में से एक प्रश्न का आना तय है। हो सकता है अच्छा हो तो 2 प्रश्न भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हम आपको गारंटी एक प्रश्न का दे रहे हैं, मतलब 5 नंबर आपका 100% आएगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, ताकि आप लोग को सारा का सारा प्रश्न जो है समझ में आ जाए। और साथ ही अगर आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो पहले देख लीजिए प्रश्न को, फिर आप लोग डाउनलोड करने जाइएगा। पहला प्रश्न है यहाँ पे, पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। आप क्या जान रहे, पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है आप लोग को बताना है। तो भाई मैं थोड़ा सा अभी की बात कर लूं, पेट्रोल जो है अधिक महंगा हो गया। आज से 10 साल पहले की बात करें तो पेट्रोल का कीमत जो था 40 से 42 रुपया था। यदि आप लोग को पता नहीं होगा, आप अपने गार्जियन से पूछ सकते हैं। और आज 10 साल बाद, ठीक है, 10 साल बाद जो है आज कितना हो गया, 100 रुपया। 100 रुपया से भी प्लस है अभी पेट्रोल का दाम, 100, 101, 102, 103, ठीक है, इसी प्रकार से। लेकिन मेरे भाई मैं आपको बता दूं, पेट्रोल का जो आखिरकार ये भाव जो है इतना जल्दी बढ़ क्यों रहा है। पेट्रोल और डीजल दोनों का भाव बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए। पेट्रोल जो है, पेट्रोल की जो खदान है धीरे धीरे खत्म होने वाली है। मतलब पेट्रोल बहुत कम हम लोगों को यूज करना पड़ेगा। यदि इसी तरह यूज करते रहे तो पेट्रोल और सोने की भाव में कोई कमी नहीं रहेगी। फिर गाड़ी जो आप चलाते हैं सड़क पे, गाड़ी किसके वजह से चलती, पेट्रोल और डीजल की वजह से ना। वो अगर पेट्रोल नहीं रहेगा तो फिर ये गाड़ी चलेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं। संसाधन जो हम लोग को मिलेगा ही नहीं, कहीं जाने का आने का संसाधन मिलेगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए पेट्रोल जितना हो सके आप लोग कम खर्च करें। तो आइए, ये तो हम आपको बता दिए, यही चीज है प्रश्न में भी, पेट्रोलियम में किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। तो सबसे पहले पेट्रोलियम के बारे में जान लीजिए। पेट्रोलियम जो है एक शक्ति साधन, एक शक्ति संसाधन है जिसका हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। इसका मुख्य उपयोग यातायात, यातायात मतलब क्या हो गया, बस ट्रक के जो रूप में उपयोग किया जाता है। हम लोग यहाँ से वहाँ जो तय करते हैं, जो साधन होता है हम लोग के लिए, क्या होता है, गाड़ी होता है, बस होता है, कार होता है। इसी साधन से हम लोग, उसी चीज को यातायात बोला जाता है। इस साधनों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके इसके जो है औद्योगिक मशीन में स्नेहक के रूप में होते हैं। क्या होते हैं, स्नेहक के रूप में होते हैं। अब बात करते हैं पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। तो पेट्रोलियम का उपयोग वस्त्र, उर्वरक, रसायन उद्योग, कीटनाशक दवा में भी पेट्रोलियम मिलाया जाता है, एवं कृत्रिम रबर जो होते हैं बनाने में भी किया जाता है, ठीक है। कृत्रिम रबर जो बनाया जाता है रबर को, ठीक है, कृत्रिम रबर, कृत्रिम रबर बनाने में भी पेट्रोलियम का उपयोग किया जाता है। तो मेरे भाई आप समझ गए कि पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। तो आप लोग कहेंगे पेट्रोलियम से वस्त्र, उर्वरक, रसायन उद्योग, कीटनाशक दवा एवं कृत्रिम रबर बनाने में भी किया जाता है। तो समझ में आ गया पहला प्रश्न भाई। और हाँ, अभी तक यार वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है एक नई वीडियो बनाने के लिए। यार वीडियो को जितना हो सके जल्दी हो सके लाइक कर देना, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, क्योंकि आप लोग देख देख के भूल जाते हो और लाइक करना भूल जा रहे हो आप लोग, ठीक है। चैनल को भी यदि आप लोग पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना, ठीक है। और यदि आप लोग को किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रहा था, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बता लेना, ठीक है। तो चलो भाई दूसरे नंबर प्रश्न की ओर आती है। ये प्रश्न आप लोग जाना पहचाना प्रश्न लग रहा होगा, सब बच्चे जानते होंगे इनको। चिपको आंदोलन का वर्णन करें। बिल्कुल, देखो भाई आपको कि सर इतना लिखने से नंबर मिल जाएगा, बिल्कुल मिलता है। कौन बोलता है पेज भर के आओ तो नंबर मिलेगा, गलत बोलता है कोई। अरे सटीक लिखना है, छोटा लिखेंगे लेकिन सटीक लिखेंगे। आंसर से मतलब, अब मैथ में आप 4 पन्ना का बना दोगे तो क्या आंसर निकालोगे 4 पन्ने के बाद तो उतना नंबर मिलेगा, ज्यादा नंबर मिलेगा नहीं, जितना होगा उतना ही दिया जाता है, ठीक है। जितना हो सके सटीक आप लोग लिखने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि आर्ट्स वाला सब्जेक्ट है उसको भर देना है, नहीं। तो हम आपको चिपको आंदोलन का जो वर्णन करने के लिए बता रहे हैं, हम 4 से 5 लाइन बता रहे हैं, लेकिन आप लोग का जितना मर्जी हो उतना लिखें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे सुंदरलाल वन, तो चिपको आंदोलन का वर्णन कैसे करेंगे? सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाल पर्वतीय जिला में अनपढ़ जातियों द्वारा सन 1972 ईस्वी में, याद रखेंगे कब चिपको आंदोलन कब हुआ था? सन 1972 ईस्वी में यह आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन में स्थानीय लोग हरे भरे पेड़ पौधे को काटने से बचाने के लिए अपने आगोश में घेर कर इसकी रक्षा करते। मतलब हुआ था क्या? 1972 ईस्वी में यह आंदोलन चलाया गया था और इस आंदोलन को रोकने के लिए, और रोक कौन रहा था? कौन रोक रहा था पेड़ पौधे काटने के लिए? अनपढ़ जनजाति द्वारा यह आंदोलन भी चलाया गया था। और वही आदमी का कहना था जिसे शिक्षा का कोई साधन नहीं था, वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उसने पेड़ बचाने के लिए आंदोलन कर दिया। और वो जब पेड़ काटने के लिए वहां पे जो ठेकेदार वगैरह आते हैं, जब आए तो उसने क्या किया? पेड़ को अपने से लिपट लिया। जिस प्रकार हम किसी से लिपटते हैं, गले मिलते हैं, उसी प्रकार से उसने पेड़ से लिपट गया और बोला अधिक काटना, वृक्ष को काटना, सबसे पहले हमको काट दो। देखिए भाई क्या मानवता थी उनके पास, ठीक है। और उसी के तहत ये आंदोलन चलाया गया था, चिपको आंदोलन, ठीक है। और उसका नाम रख दिया था चिपको आंदोलन। और ये जो है सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाल पर्वतीय जिलों में अनपढ़ जनजातियों द्वारा सन 1972 ईस्वी में चलाया गया, यह आंदोलन चलाया गया था। और इस आंदोलन में स्थानीय लोग हरे भरे पेड़ पौधे को काटने से बचाने के लिए अपने आगोश में घेर कर उसकी रक्षा कर लेता है। बस इतना ही लिखना है आप लोग को, ठीक है। क्लियर बोल दिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, और भी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको बताते हैं। ये प्रश्न रहा जो तीसरा नंबर, खादर और बंगार मिट्टी में अंतर स्पष्ट कीजिए। खादर और बंगार मिट्टी में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न तो भाई पूछा ही जाता है, ठीक है। अब देखो भाई, अंतर स्पष्ट करने के लिए बोले तो एक साइड आप लोग को क्या करना है? खादर मिट्टी लिख देना और एक तरफ बंगार मिट्टी लिख देना है, ठीक है। बंगर मिट्टी लिख देना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले खादर मिट्टी के बारे में जानते हैं। खादर मिट्टी जो है नवीन एवं उपजाऊ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है। और बांगर मिट्टी जो होते हैं पुराने जलोढ़ मतलब भुरभुरा टाइप का जो मिट्टी होता है, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से फिर खादर में हम लोग को लिखना होगा, खादर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव होता है, लेकिन बांगर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव नहीं होता है। शॉर्ट लिखने के लिए सीखो, इसमें होता है और इसमें नहीं होता। यदि आप लोग को ज्यादा जानकारी हो तो अपने मर्जी से लिख सकते, लेकिन हम तरीका बता रहे हैं आप लोग को बोर्ड एग्जाम क्रैक करने का, ठीक है। अब देखो उत्तरी बिहार एवं गंगा का मैदान इसका उदाहरण है। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे तीसरे नंबर, महाराष्ट्र एवं पंजाब भूमि इसका उदाहरण है। तो ये जो है स्वतः कहाँ पाए जाते हैं? महाराष्ट्र और पंजाब की भूमि में यह पाए जाते हैं। कौन? बंगार मिट्टी, ठीक है, बांगर मिट्टी पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ गए खादर और बांगर मिट्टी। जो खादर मिट्टी होते हैं वो उपजाऊ होते हैं, लेकिन ये बांगर मिट्टी जो होते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है। और खादर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव होता है, लेकिन बांगर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव नहीं होता। उत्तरी बिहार एवं गंगा के मैदान इसका उदाहरण है, लेकिन इसका जो है महाराष्ट्र एवं पंजाब की भूमि इसका उदाहरण है, ठीक है। इतना ही आप लोग को लिख के आना है। आइए चौथे नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। भाई वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कर देना। फिर से आगे हम लोग चौथे नंबर प्रश्न पे, जो कि बहुत ही ज्यादा VVI प्रश्न है, लिख के दिए हैं। 100% गारंटी आपने देखा बताए कि ये प्रश्न लगभग आएगा। तो 5 प्रश्न में से हम 3 प्रश्न को कर चुके हैं, चौथे प्रश्न को करने वाले हैं, ठीक है। तो लाइक नहीं किया तो यार लाइक जरूर कर देना। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं लाइक के लिए, ठीक है, ताकि दूसरे बच्चों के भी पास पहुंचे। आप शेयर कर देंगे, एक एक बच्चा यदि अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे तो बहुत सारे बच्चे देख सकते हैं और समझ सकते हैं भाई आने वाला क्या है, ठीक है। भला करोगे तो भला पाओगे, ठीक है। कृषि को, अब देखिए चौथे नंबर को करते हैं, कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्यों कहा जाता है? अब देखो भाई, हमारे शरीर में जो है रीढ़ की हड्डी होती है, मतलब पीठ की हड्डी, और रीढ़ की जब हड्डी टूट जाए ना तो ना तो चलने लायक रहेंगे, ना सोने लायक रहेंगे, ना बैठने लायक रहते हैं। तो कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्यों कहा जाता है? तो आइए इसको हम लोग अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। मेरे भाई, भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है और देश के कुल जनसंख्या का 70% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। इनका जीवन यापन
कृषि से होता है, लेकिन किसानों के साथ बहुत ही ज़्यादा अन्याय होता है। आप लोग अगर कोई बच्चे होंगे जो किसान परिवार से होंगे, उनको पता होगा कि बीज लेने वक्त बीज का जो दाम, यदि हम नॉर्मली बात कर रहे हैं, यदि 80 रुपया देता है बीज का दाम, जब आप मक्का या कोई भी अनाज जमा करके उसे बेचने के लिए जाते हैं तो अभी के डेट में 15 से 16-12 रुपया तक बिकता है। लेकिन हमने खरीदा कितना? 80 रुपया, बेचा कितना? इतना रुपया। तो बहुत बड़ा अन्याय होता है किसानों के साथ। लेकिन चलिए हम इसको समझते हैं प्रश्नों को। जीवन यापन कृषि से होता है और खाद्यान्न की आपूर्ति कृषि उपज से होती है, और भारत की जो राष्ट्रीय आय का बड़ा भाग कृषि से प्राप्त होता है। भारत का जो है सबसे राष्ट्रीय आय मतलब सबसे ज्यादा आय जो है, इनकम जो है, आय मतलब इनकम जो है किससे होता है? कृषि से प्राप्त होता है। और उद्योगों के लिए कच्चा माल की प्राप्ति, उद्योग मतलब क्या हो गया? कारखाना, ठीक है, कारखाना, फैक्ट्री जिसको बोलते हैं। कच्चे माल की प्राप्ति कहाँ से होगा? कृषि से होती है। जैसे हो गया कपास, जूट, गन्ना, चाय, दलहन, तिलहन आदि। इस प्रकार कृषि देश के औद्योगिक विकास का आधार भी है। इसलिए कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गई भाई? बिल्कुल समझ में आप लोग को आ ही गया होगा मेरे भाई। ठीक है, आ जाओ अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। 5वें नंबर प्रश्न, और इस प्रश्न को तो आप लोग अच्छी तरह से जानते ही होंगे। 5वें नंबर प्रश्न में है कि हरित क्रांति से आप लोग क्या समझते हैं। हम पहली बार ये देखिए बच्चे 10-10 लाइन लिख के आते हैं। ठीक है, हम आपको शॉर्ट और सटीक तरीका बताएंगे, और जितना हो सके मतलब आंसर आ जाए और इंसान को समझ में आ जाए, वही काफी रहता। 50 लाइन लिखने से कुछ नहीं होता। सटीक लिखेंगे लेकिन सही लिखेंगे, जितना ही लिखेंगे अच्छा लिखेंगे। ठीक है, देखो भाई अब 5वें नंबर प्रश्न को समझते हैं। ये प्रश्न लगभग बच्चे को पता होगा कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हो। तो आप लोग को लिखना क्या, ये समझिए। सन 1960 में, ईस्वी याद रखेंगे, के दशक में पंजाब और हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में एक क्रांति हुई थी। कब हुई थी? हरित क्रांति कब हुई थी? यदि आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछ देना 1960 ठोक के आना है। और इसके दशक में पंजाब और हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश मतलब उत्तर प्रदेश यूपी में कृषि के क्षेत्र में एक क्रांति हुई थी, जिसे हरित क्रांति कहते हैं। यह भारत को कृषि के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। इससे सर्वाधिक उपज, इसमें जो है सर्वाधिक उपज क्या हुआ? गेहूं की हुई थी। इस क्रांति के जनक जो थे MS स्वामीनाथ थे। कौन थे? MS स्वामीनाथन थे। इसमें उत्तम बीजों एवं खाद का प्रयोग किया गया है। तो बिल्कुल आप लोग समझ गए हरित क्रांति। चलिए एक बार हम और इसको क्लियर करते हैं इस बार फिर से। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं तो आप लोग को लिखना भाई, सन 1960 के दशक में पंजाब और हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में एक क्रांति हुई थी, जिसे हम लोग हरित क्रांति कहते हैं। यह भारत को कृषि के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। इससे सर्वाधिक उपज गेहूं की हुई थी, और इस क्रांति के जनक मतलब इसके मुख्य संचालक जो थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे। इसमें उत्तम बीजों एवं खाद का प्रयोग किया गया था। आप लोग हरित क्रांति बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए। तो भाई अभी तक आज इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आपका एक, मैं बार बार बता रहा हूँ, लाइक नहीं कर रहे हो आप लोग, भूल जाते हो लाइक कर, वीडियो देख के चले जाते हो, लाइक नहीं करते हो यार। आज इस बार पूरा टारगेट ले रहे हैं कि आप लोग जितने बच्चे देख रहे हो सभी लाइक कर देना। आशा करते हैं ये सारे 5 प्रश्न में से आप लोग के बोर्ड एग्जाम में 2-3 प्रश्न आप लोग को देखने को मिल सकते हैं। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें, और हाँ चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल करना। मिलते एक वीडियो को लेके, इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं जल्दी ही सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। तो मिलते एक वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड बाय।